यह एक रोमांचक प्रेम कहानी है जो दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी गलतफहमी दो गहरे दोस्तों को दुश्मन बना देती है और कैसे प्रेम और एक विचित्र महात्मा की बुद्धिमानी से दुश्मनी का अंत होता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। शंखपुर नाम का एक नगर था जहां राजा विक्रम राज करते थे। राजा विक्रम अपनी प्रजा के लिए बहुत समर्पित राजा थे। शंखपुर के पड़ोस में एक राज्य था मृदंगपुर, जहां के राजा आदित्य थे। शंखपुर के राजा विक्रम और मृदंगपुर के राजा आदित्य में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों राजाओं की इस मित्रता से आस पड़ोस के अन्य राजा खौफ खाते थे। दोनों ही राजा अपने आप में बहुत शक्तिशाली थे। उनके पास विशाल सेना थी और उनके राज्य भी छोटे नहीं थे। दोनों राजाओं के एक हो जाने से कोई दूसरा राजा उन पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दोनों ही राजा अभी अविवाहित थे और जवानी में ही राजा बने थे। उनकी प्रजा के प्रति निष्ठा देखकर उनके पिताओं ने उन्हें राज्य की बागडोर सौंप दी थी, जिसकी देखभाल वे दोनों बहुत कुशलता से कर रहे थे। दोनों राज्यों की प्रजा बहुत खुशहाल थी। वहीं उनके पड़ोस में एक राज्य था रंगपुर, जहां का राजा मंगद था। मंगद बहुत बदमाश राजा था। उसकी नजर इन दोनों राज्यों पर लगी रहती थी, मगर वह खुद बहुत कमजोर राजा था और उसका राज्य भी बहुत गरीब था। उसका मंत्री कनक एक बेवकूफ मंत्री था। वह राजा मंगद को कभी कोई अच्छी सलाह नहीं देता था, हर वक्त उलट ही सलाह देता था। खासकर वह मंगद को राजा विक्रम के खिलाफ भड़काता कि आप बहादुर राजा हो, उससे लड़ जाओ, उसका राज्य छीन लो। तो मंगद भी जोश में आ जाता कि उस विक्रम को छोड़ूंगा नहीं, उस पर आक्रमण कर तुरंत हरा दूंगा। कल सुबह शंखपुर पर चढ़ाई कर दूंगा। उसने अपने सेनापति को तुरंत आदेश दिया कि सेना को तैयार करो, कल शंखपुर पर आक्रमण करना है। यह सुनते ही सेनापति के हाथ पांव फूल गए। विक्रम जैसे शक्तिशाली राजा पर आक्रमण की बात कोई पागल ही कर सकता था, और वह भी तब जबकि उसका मित्र आदित्य जैसा परम शक्तिशाली राजा है। उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी बड़े बड़े राजा साहस नहीं करते थे। उस पर यह पागल आक्रमण की बात कर रहा है। हमारी मुट्ठी भर सेना आधे घंटे भी नहीं टिक पाएगी। सेनापति राजा की कमजोरी को जानता था कि मंगद रानी के सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगता है। तो वह भागकर रानी कमला के पास गया और बोला कि महारानी, आप अपने राज्य को बचा लीजिए, खुद अपने आप को बचा लीजिए, अपनी राजकुमारी को बचा लीजिए तथा नन्हे राजकुमार को बचा लीजिए। रानी बोली, अरे तुम पहले बताओगे कि क्या हुआ है। तब सेनापति ने बताया कि राजा ने मंत्री के कान भरने पर राजा विक्रम पर आक्रमण करने का आदेश दिया है। विक्रम पर आक्रमण का मतलब बकरे का शेर की मांद में घुसकर उसे चुनौती देना है। रानी कमला बहुत चतुर थी। वह विक्रम और आदित्य के चर्चे रोज सुनती थी कि दोनों की जोड़ी ने आसपास के राजाओं को हैरानी में डाल दिया है और यह पागल राजा मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने पर तुला हुआ है। वह सेनापति से बोली कि तुम डरो नहीं, राजा के दबाव में आकर तुम्हें कोई गलत कदम नहीं उठाने हैं। हमारे पास ऐसी सेना ही नहीं है कि किसी पर आक्रमण कर सकें, और फिर आक्रमण करने की जरूरत क्या है। विक्रम ने ना तो हमारी जमीन हड़पी है, ना हमारे राज्य पर आक्रमण किया है, ना ही हमारी उस राज्य से कोई दुश्मनी है। हमारे राजा जैसे पागल लोग जानबूझकर कांटे पर अपना आंचल रगड़ने लगते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। तुम जाओ और कोई बहाना बना दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप आक्रमण के लिए फिलहाल मंत्री कनक को सेनापति बना दीजिए। सेनापति को रानी की राय अच्छी लगी। वह राजा मंगद के पास गया और बोला कि महाराज, आपने जब से विक्रम पर आक्रमण की बात की है तब से मेरा पेट गड़बड़ा गया है। मैं इस अवस्था में लड़ाई के मैदान में कमान नहीं संभाल सकता। आप इस काम के लिए हमारे सबसे बहादुर मंत्री कनक को सेनापति बना दीजिए।
और लड़ाई का कार्यभार उन्हें ही सौंप दीजिए। मंत्री कनक बोला कि महाराज, मैं भला कैसे युद्ध लड़ सकता हूं? मैंने तो कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा है। तभी वहां रानी आ गई और बोली कि आप केवल युद्ध लड़ने की सलाह दे सकते हो, युद्ध नहीं लड़ सकते। आपको नहीं पता कि राजमहल कोई झूठा भाषण देने वाला जगह नहीं है। यहां बैठकर कोई चुगली नहीं कर सकता। युद्ध तो आपको ही लड़ने होंगे, क्योंकि युद्ध का सलाह आपने दिया है। तो युद्ध की कुशल रणनीति बनाइए और कल आप राजा विक्रम पर पूरे उत्साह के साथ आक्रमण कीजिए। हमें आशा है कि आप उस अनाड़ी को 1 घंटे में हरा दोगे। मंत्री बोला, लेकिन रानी साहिबा, मैं कभी युद्ध नहीं लड़ा हूं। तो रानी बोली कि शुरुआत करो। मंत्री कनक ने राजा की तरफ देखा कि राजा उसका बचाव करेंगे, मगर राजा मंगद ने भी रानी का समर्थन किया कि रानी ठीक कह रही है। आप कल पूरी तैयारी के साथ राजा विक्रम पर आक्रमण करोगे। जाओ, अब आप इस राज्य के सेनापति हो, अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करो। मंत्री बोला, लेकिन राजन। राजा बोला कि मंत्री जी, मेरे फैसले में किंतु परंतु लेकिन का कोई स्थान नहीं है। कल सुबह शंखपुर पर आक्रमण करो और शाम तक राजा विक्रम को बंदी बनाकर मेरे दरबार में हाजिर करो। मंत्री अपनी जाल में खुद फंस गया था। उसका खुद का जूता उसके सिर में आ लगेगा। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। मंत्री बोला कि ठीक है महाराज, आपकी जो आज्ञा। वह अपने घर गया और यह बात अपनी पत्नी से बताई कि राजा ने मुझे कल राजा विक्रम को बंदी बनाकर लाने को कहा है। मंत्री की पत्नी बोली कि आप यह क्या कह रहे हो? भला राजा विक्रम कोई मेमना है जो कोई गया और पकड़कर ले आया? अरे वह बहुत शक्तिशाली राजा है, उसकी तरफ देखना भी गुनाह माना जाता है। राजा मंगद का दिमाग फिर गया है जो ऐसी बातें कर रहा है। तब मंत्री बोला कि भाग्यवान, इसीलिए तो यह बात आपसे बता दिया। अब आप मेरी जान बचाने के लिए कोई उपाय सोचिए। तब पत्नी बोली कि आप इसी वक्त यह राज्य छोड़ दीजिए, इसी में भलाई है। अब यह राज्य खतरे में है। चलिए, मैं भी साथ चलती हूं। इस तरह मंत्री पत्नी के साथ राज्य छोड़कर रात में भाग गया। जब दूसरे दिन सुबह तक मंत्री राजमहल नहीं पहुंचा तो राजा को चिंता हुई कि मंत्री को भोर में ही शंखपुर पर आक्रमण करना था, मगर अभी तक ना तो मंत्री आया है, ना कहीं युद्ध जैसी तैयारी दिख रही है। राजा ने मंत्री के घर सैनिक भेजा तो सैनिक वापस आकर बताया कि महाराज, मंत्री के घर में ताला लगा है। पड़ोसियों ने बताया है कि मंत्री जी रात में ही पत्नी के साथ कहीं भाग गए हैं। राजा बोला कि मंत्री ने भी धोखा दे दिया। अब राजा विक्रम पर आक्रमण कौन करेगा? तब रानी बोली कि महाराज, आप चिंता मत करो, आप अकेले विक्रम के लिए काफी हो, आप खुद आक्रमण करो। रानी के मुंह से यह बात सुन राजा सहम गया। बोला, रानी, मैं भला विक्रम से कैसे लड़ सकता हूं? रानी बोली कि क्यों, आप बहादुर राजा नहीं हो? राजा बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत बहादुर राजा हूं। तब रानी बोली, तो डरते किस बात से हो? कर दो चढ़ाई राजा विक्रम पर और बंदी बनाकर ले आओ। राजा बोला, नहीं, मैं अब एक उदार राजा बन गया हूं। किसी भी पड़ोसी राजा पर आक्रमण करने का अब विचार त्याग रहा हूं। रानी बोली कि राजन, मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूं कि किस डर से गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, लेकिन आप में सद्बुद्धि आ गई है, इस बात पर मैं प्रसन्न हूं। रानी बोली कि आपके मन में यदि शंखपुर को अपना बनाना है तो इसके लिए कोई युद्ध की जरूरत नहीं है। आप बिना युद्ध लड़े भी राजा विक्रम से युद्ध जीत सकते हो। युद्ध प्रेम से भी जीता जा सकता है। हमारे पास राजकुमारी वैदेही है जिसका विवाह करना है। हम वैदेही का विवाह विक्रम से करा सकते हैं। जब हमारी वैदेही शंखपुर की रानी बन जाएगी तो आपकी ही पुत्री का वहां शासन हो जाएगा। तो इस तरह हम बिना युद्ध किए भी शंखपुर को जीत जाएंगे। राजा बोला कि रानी, आपकी बात काफी हद तक ठीक है, मगर राजा विक्रम हमारे जैसे छोटे राजा के यहां विवाह नहीं करेगा। रानी बोली कि यह तो प्रेम का मामला है, यदि दिल में उतर जाए तो दासी भी रानी बन जाती है। मेरी समझ से वैदेही को खुद ही इस काम के लिए पहल करनी चाहिए। रानी के उकसाने पर
राजकुमारी शंखपुर राज्य के जंगल में शिकार के बहाने जाने लगी। संयोग से उसकी मुलाकात आदित्य से हो गई। उसने समझा कि यही विक्रम है। उसने विक्रम को कभी देखा ही नहीं था, तो आदित्य को विक्रम समझ बैठी और उसकी तरफ आकर्षित हुई। राजा आदित्य भी राजकुमारी वैदेही को देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया। वह राजकुमारी के पास आया और राजकुमारी का परिचय पूछा तो राजकुमारी ने बताया कि राजा मंगध की पुत्री हूं, नाम मेरा वैदेही है। तब राजा आदित्य ने राजकुमारी की खूब तारीफ कर दी कि आप गजब की सुंदर राजकुमारी हो, आप जैसी राजकुमारी कोई दूसरी नहीं है, मेरा जी करता है कि आपको निहारता रहूं। राजकुमारी बोली कि आप भी तो बहुत खूबसूरत हो, आप जैसा भी तो कोई दूसरा नहीं है। दोनों एक दूसरे की बहुत देर तक तारीफ करते रहे। उसके बाद राजकुमारी वहां से चल दी। बोली कि राजन, मुझे उम्मीद है कल फिर इस जगह पर आओगे, मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। राजा आदित्य तो वैदेही को देखते ही उसके रूप पर पागल हो गया था, तो बोला कि राजकुमारी, अवश्य मैं कल इस स्थान पर आपका इंतजार करूंगा। आप मुझे बहुत पसंद आ गई हो, कल मैं आपके पिता के पास आपका हाथ मांगने चलूंगा। राजकुमारी बोली कि इतनी जल्दी भी क्या है, विवाह के बाद तो प्यार का मजा ही नहीं रहेगा, हम 6 माह बाद विवाह करेंगे। तब आदित्य बोला कि राजकुमारी, कल किसने देखा है, अगले पल में क्या होगा, किसी को इस बात की कोई खबर नहीं है। मैं कल ही विवाह के लिए बात करूंगा, विवाह के बाद भी मेरे प्यार में कोई अंतर नहीं आएगा। राजकुमारी वहां से अपने नगर को चल दी। अभी वह जंगल पार ही की थी कि एक सुंदर राजकुमार सामने से आता दिखाई दिया। उसे देखकर तो राजकुमारी की आंखें चौंधियां गईं, तो वह भी राजकुमारी को टकटकी लगाकर देखने लगा। वह राजकुमारी से पूछ लिया कि हे परम सुंदरी राजकुमारी, आप किसकी बेटी हो? तब राजकुमारी ने बताया कि मैं राजा मंगध की राजकुमारी हूं। लेकिन आप कौन हो? तब राजा बोला कि मैं राजा विक्रम हूं। इतना सुनते ही राजकुमारी अचंभे में पड़ गई। वह मन में सोचने लगी कि मेरे साथ तो धोखा हो गया है। मैं उस राजकुमार को विक्रम समझ प्रेम प्यार की बातें भी कर डाली हूं, और वह तो कल मेरे पिता से मिलने भी वाला है। अब मैं क्या करूं? विक्रम को कैसे हासिल करूं? वह राजा से बोली कि महाराज विक्रम, मैं आपसे मिलने के लिए ही जंगल में आई थी। एक महात्मा ने बताया है कि आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मेरे जीने का महात्मा ने उपाय भी बताया है कि जब तुम आज राजा विक्रम से विवाह कर लोगी तो 100 साल तक जिंदा रहोगी। महाराज, अब मेरा जीवन और मरण आपके हाथ में है। राजा बोला कि इतनी सुंदर राजकुमारी मेरी आंखों के सामने मर जाए और मैं देखता रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे इसी वक्त विवाह को तैयार हूं। राजा ने वन देवी को साक्षी मान राजकुमारी के गले में अपने गले की माला डाल दिया और राजकुमारी को लेकर अपने महल चला गया। अब राजा को क्या पता था कि राजकुमारी वैदेही झूठ बोलकर राजा से विवाह कर ली। वह अपने मन पिता से अनुमति की भी प्रतीक्षा नहीं की। उसे पता था कि यदि एक दिन का वक्त दे देती है तो जंगल वाला राजकुमार आदित्य उस पर दावा कर सकता है। वह राजा विक्रम के महल में आ गई और अपनी मां को संदेशा भिजवा दी कि मां, मैं अपने मकसद में सफल हो गई हूं, अब मैं शंखपुर की रानी हूं। उधर आदित्य दूसरे दिन उस स्थान पर आ गया जहां राजकुमारी वैदेही से मिला था, मगर आज वैदेही नहीं आई थी। वह बहुत बेसब्री से राजकुमारी का इंतजार करने लगा, मगर दोपहर से शाम हो गई, राजकुमारी नहीं आई। आदित्य बहुत बेसब्री से इंतजार करते करते दिन बिताया। धीरे धीरे शाम होने को हुई तो वह अपने नगर मृदंगपुर लौट चला। महल में पहुंचने पर पता चला कि राजा विक्रम का निमंत्रण आया है। विक्रम ने रंगपुर की राजकुमारी वैदेही से विवाह कर लिया है। यह सुनते ही आदित्य की जमीन हिल गई कि उस राजकुमारी से तो मैं कल बात किया था। उसके पिता से बात करने जाना भी था, मगर राजकुमारी नहीं आई। कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हो गया, मगर इसका मतलब यह थोड़े ही है कि कोई राजकुमारी का अपहरण कर ले, उससे जबरदस्ती विवाह कर ले। यह तो एक छलावा है। मैंने राजकुमारी से प्यार किया था, फिर बीच में विक्रम कैसे आ गया? तब एक शरारती गुप्तचर ने राजा आदित्य से नमक मिर्च लगाकर संदेशा दिया
कि महाराज राजकुमारी वैदेही का विक्रम ने जबरदस्ती अपहरण कर लिया था। मैंने उसे राजकुमारी को जबरदस्ती उठाकर ले जाते देखा था। वह तो कह भी रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं राजा आदित्य से प्यार करती हूं। मगर राजा विक्रम पर तो कामदेव सवार थे। वह राजकुमारी को गोद में उठाकर ले गया और अब तो आपके पास विवाह का निमंत्रण भी आया है। यह बात सुनकर आदित्य का खून खौल उठा और राजा विक्रम से युद्ध करने का संदेशा भिजवा दिया। तो विक्रम भी कहां पीछे रहने वाला था, उसने युद्ध को स्वीकार कर लिया। दोनों जिगरी मित्रों के दोनों तरफ से तलवारें खिंच गईं, मगर गनीमत रही कि दोनों के राजगुरु ने स्थिति को संभाल लिया। कोई युद्ध नहीं हुआ, मगर जब रिश्ते में दरार पड़ गई तो उसे अब कोई पाट नहीं सकता था। दोनों जिगरी दोस्त राजकुमारी वैदेही के लिए जानी दुश्मन बन गए। हालांकि वैदेही अपनी पसंद पा तो गई, मगर उसकी छोटी सी गलती विक्रम पर भारी पड़ गई थी। उसने आदित्य से मिलते वक्त उसका नाम पूछ लिया होता तो इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं हुई होती। दोनों राजाओं में जब दुश्मनी की लकीर खिंच गई तो तय हुआ कि दोनों राज्यों में कोई व्यापार नहीं होगा, कोई नागरिक इधर से उधर नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब उसमें कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई जाएगी। इस तरह दोनों राजाओं में दूरियां बन गईं। अब दोनों राजा अपनी ही सीमा में रह जाते थे। समय के साथ राजा आदित्य ने भी विवाह कर लिया। उसकी रानी मेघा खूबसूरत राजकुमारियों में से एक थी। आदित्य को 1 साल बाद ही एक राजकुमार आ गया, तो इधर रानी वैदेही 3 साल बाद भी मां नहीं बन पाई थी। आदित्य की रानी मेघा को तो जंगल के महात्मा ने आशीर्वाद दिया था। पुत्रवती होने का तो वह पुत्रवती हो गई थी, मगर वैदेही ने राजकुमार या राजकुमारी को जन्म नहीं दिया था। इस बात का मलाल राजा विक्रम को भी था। तो वो रानी को सलाह दिया कि हम जंगल में रह रहे महात्मा से चलकर आशीर्वाद ले लेते हैं। रानी इस बात के लिए पहले से तैयार थी, तो दूसरे दिन ही राजा रानी जंगल में प्रस्थान कर गए और महात्मा से मुलाकात की। महात्मा काफी विचित्र किस्म के थे। वे कब क्या कहेंगे उनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। बात बात पर क्रोध करना, फिर बच्चों जैसा जिद करना, उनमें कई ऐसी आदतें थीं जिससे लोग घबरा जाते थे। महात्मा का आशीर्वाद देने का तरीका भी अलग किस्म का था। किसी को बहुत दुलारते थे तो किसी की खूब पिटाई भी कर देते थे। खतरनाक से खतरनाक रोगी उनकी पिटाई से ठीक हो जाता था, तो उनसे मार खाने के लिए भी लोगों की भीड़ लगी रहती थी। राजा जब रानी को लेकर उनके पास गया तो महात्मा ने रानी को बताया कि तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र है ही नहीं। तुमने पिछले जन्म में सिर्फ पुण्य का काम किया था, अपने ऊपर कोई कर्ज नहीं रखा था, तो तुमसे कर्ज वसूलने वाला कैसे आ सकता है। तुमने दोनों हाथों से दान दिया था, इसलिए तुम्हारे घर लक्ष्मी स्वरूपा कन्या का जन्म होगा। रानी राजा के साथ महल लौट आई। समय के साथ रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। रानी ने पुत्री का नाम अवनी रखा। वह बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। राजा रानी उसे देखकर बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे समय गुजरा तो राजकुमारी सयानी हो चली। भगवान ने उसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया था। वह बहुत ही रूपवती थी। उसकी शरीर की बनावट इतनी सुंदर थी कि जो भी एक बार देख लेता उस पर मोहित हो जाता। क्योंकि राजकुमारी सयानी हो चली थी, तो राजा हर किसी के सामने राजकुमारी को जाने नहीं देता था, क्योंकि राजाओं के जमाने में सुंदर राजकुमारियां राजाओं के लिए मुसीबत भी बन जाती थीं। बहुत से पागल राजा राजकुमारियों को अपनी पत्नी बनाने के लिए भयंकर लड़ाइयां भी लड़ जाते थे। हालांकि राजा विक्रम कोई कमजोर राजा तो था नहीं, तो उससे कोई राजा लड़ने का साहस नहीं कर सकता था। फिर भी राजा नहीं चाहता था कि राजकुमारी महल से कभी दूर जाए। हालांकि राजकुमारी की मां एक बार चाहती थी कि वह महात्मा के आश्रम में जाए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। राजकुमारी का भविष्य भी देखकर महात्मा बता देंगे। रानी खुद तो राजकुमारी को लेकर महात्मा के पास जा नहीं सकती थी, तो अपनी दासी के साथ राजकुमारी को महात्मा के पास भेजती। राजकुमारी महात्मा के आश्रम में उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने चली गई।
उधर राजा आदित्य का पुत्र प्रताप भी अपना भेष बदलकर महात्मा के आश्रम में आया हुआ था। महात्मा ने एक यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद भंडारा का आयोजन किया था, तो वहां एक मेला जैसा माहौल हो गया था। जंगल में हजारों की भीड़ लग गई थी। उधर राजकुमारी अवनी की नजर जब राजकुमार प्रताप पर गई तो वह देखती रह गई। प्रताप बहुत सुंदर राजकुमार था। प्रताप ने भी अवनी जैसी राजकुमारी नहीं देखा था, तो दोनों की आंखें चार हो गईं। वे एक दूसरे को टकटकी लगाकर देखने लगे। दोनों एक दूसरे के दीदार में इस कदर खो गए कि घंटों एक दूसरे का दीदार करते रहे। वह तो उसकी दासी ने उसे वहां से हटाया, वरना बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता। राजा के गुप्तचर चारों तरफ फैले हुए थे। राजकुमारी को तो सजा मिलती ही मिलती। राजा आदित्य का पुत्र प्रताप भी बंदी बना लिया जाता और संभव था राजा विक्रम उसे फांसी चढ़ा देता। राजा आदित्य के मृदंगपुर के लिए प्रवेश वर्जित था। अगर प्रताप पकड़ा जाता तो वह आज उसका आखिरी दिन होता। राजकुमारी को दासी महात्मा के पास ले गई तो महात्मा ने उसके भविष्य के विषय में बताया कि राजकुमारी है तो रानी ही बनेगी। राजकुमारियां कोई दासी नहीं बनती। राजकुमारी ने अलग से अपने लिए महात्मा से आशीर्वाद मांगा कि आप हमारी मनोरथ पूरी कर दो। महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि अवश्य तुम्हारी मनोरथ हर हाल में पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। राजकुमारी अवनी महात्मा से आशीर्वाद पा खुशी खुशी अपने महल लौट आई। उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि महात्मा की वाणी कभी निष्फल नहीं हो सकती, यानी मेरा पति वह राजकुमार ही बनेगा जिससे मेरी आंखें चार हुई हैं। अब समस्या थी कि राजकुमारी उस राजकुमार के विषय में जानती नहीं थी कि कौन है, कहां का है। हालांकि प्रताप समझ गया था कि राजकुमारी अवनी हमारे दुश्मन की बेटी है, उससे हमारा मिलन नहीं हो सकता। वह तो यहां आने की गलती कर बैठा था। अगर पकड़ा गया तो उसकी जीवित वापसी नहीं होगी, तो सबसे छुपते बचते जंगल पार कर अपने राज्य में प्रवेश कर गया। मगर वह राजकुमारी अवनी को भुला नहीं पा रहा था। अवनी उसके दिलो दिमाग में घर कर गई थी। वह उसे जितना भुलाना चाह रहा था उतना ही याद आ रही थी। इधर अवनी अपने राजमहल लौट आई, परंतु अपना दिल तो प्रताप के पास छोड़ आई थी। हमेशा खुश रहने वाली महल में चिड़ियों की तरह चहचहाने वाली राजकुमारी अब उदास रहने लगी थी। वह जब से महात्मा के आश्रम से लौटी थी तब से ना तो किसी से बात करती थी, न खुश रहती थी, न ठीक से खाती थी, न ठीक से सो पाती थी। रानी को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया है। हमारी बेटी को किसकी नजर लग गई है। रानी ने वैद्य को दिखाया, ओझा सोखा भी अपना झाड़ फूंक लगाए, मगर राजकुमारी पर कोई असर नहीं हुआ। तब रानी ने अपनी दासी से पूछा कि राजकुमारी को किसी से मुलाकात तो नहीं हुई। तब दासी ने दबी जुबान से बताया कि हां, महारानी राजकुमारी की मुलाकात एक युवक से हो गई थी। दोनों में कोई बातें तो नहीं हुई, मगर आंखें चार जरूर हो गई थीं। रानी ने पूछा कि वह युवक कौन था, वह कोई राजकुमार था या प्रजा में से कोई था। तब दासी बोली कि महारानी क्षमा करना, वह युवक अपने राज्य का नहीं था, वह राजा आदित्य का बेटा प्रताप था। भेष बदलकर हमारे राज्य में आ गया था। हालांकि इस बात का जिक्र हमने किसी से नहीं किया है, वरना राजकुमारी के लिए मुश्किल हो जाएगी। आप खुद कोई उपाय ढूंढो। रानी को इतना तो ज्ञात था कि बेटी कोई बच्ची नहीं है, अपना भला बुरा सोच सकती है। तो रानी ने सोचा, सयानी बेटी है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। हर जवान बेटे बेटियों को एक जीवन साथी की जरूरत पड़ती है, तभी वह खुश रह पाते हैं। रानी रात में राजा के पास गई और बोली कि महाराज, आपको कुछ चिंता भी है। हमारी बेटी सयानी हो चली है, वह अब किसी ख्याल में गुमसुम भी रहने लगी है। आप खुद सोच सकते हो कि जवान बेटा बेटी को तत्काल सही जीवन साथी उपलब्ध नहीं कराया जाए तो वे अपनी मनमानी पर उतर आते हैं। आप तुरंत बिना समय गवाए राजकुमारी का विवाह तय करा दो। अगर यह संभव नहीं है तो स्वयंवर ही करा दो, मगर जो कुछ करना है जल्दी करो। राजा बोला कि महारानी, ऐसी क्या जल्दी है। रानी बोली,
कि हमारी और आपकी विवाह की क्या जल्दी थी कि हम एक मुलाकात में पति पत्नी बन गए थे। आप हर बात को हल्के में मत लीजिए। आप कल से बेटी के रिश्ते के लिए लग जाइए। राजा भी रानी से बहस उचित नहीं समझा। वह सोच लिया कि बेटी को मां से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। रानी उसके दिल की गहराई तक पहुंच गई है, इसीलिए मेरे पर दबाव बना रही है। राजा ने भी देरी नहीं किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह अपने से दूर के राजा के बेटे से तय कर दिया। यह बात सुनकर तो राजकुमारी और मुश्किल में पड़ गई। वह और भी बेचैन हो उठी। उसे यह विवाह जरा भी पसंद नहीं था। दिल किसी और से लगा हो और शरीर किसी और के महल में कैद हो जाए, यह तो एक खतरनाक सजा होगी। मैं यह सजा नहीं झेल पाऊंगी। वह दबी जुबान से मां से बोल भी दी थी कि जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। इस विवाह से मुझे कोई खुशी नहीं है। रानी ने समझाया कि बेटी विवाह स्त्री पुरुष के लिए अनिवार्य एक बंधन है। यह प्रकृति द्वारा बनाया गया है। इसका पालन सबको करना पड़ता है। तुम इसमें कोई कमी मत निकालो। जब तुम पति के साथ 2-4 दिन रह लोगी तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारा पति अच्छा लगने लगेगा। अब राजकुमारी मां को कैसे समझाएगी? उसे किसी और से प्यार हो गया है। उसे तो वह जानती ही नहीं थी कि कौन है, कहां रहता है, राजकुमार है या साधारण आदमी है। मगर रानी तो दासी के माध्यम से जान गई थी कि हमारे दुश्मन के बेटे से प्यार कर बैठी है। रानी तो उस द्वार से गुजर चुकी थी। वो जानती थी कि यह दिल का मामला है। कब कहां किस पर आ जाए कोई पता नहीं। प्यार तो सुंदर जिस्म नहीं, सुंदर दिल तलाशता है। वह ऊंच नीच जाति कुजाति नहीं देखता, अमीर गरीब नहीं देखता, बूढ़ा जवान नहीं देखता। सिर्फ मन देखता है, दिल देखता है। धीरे धीरे राजकुमारी अवनी के विवाह के दिन नजदीक आने लगा। अब मात्र 7 दिन शेष रह गया था तो राजा ने विवाह के निमंत्रण अपने मित्र राजाओं के पास भिजवाया। बहुत से साधु संत ब्राह्मण को भी निमंत्रण भिजवाया, मगर जंगल के महात्मा को कोई निमंत्रण नहीं भिजवाया, क्योंकि महात्मा का व्यवहार राजा को पसंद नहीं था। वह बहुत ज्यादा क्रोधी के साथ पागल भी थे। वह अपनी बात मनवाने के लिए मारपीट पर उतर जाते थे। राजा उनके क्रोध से बहुत डरता था। राजा श्राप के नाम से तो कांपने लगता था। महात्मा को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थीं। वे सिद्धियों के ऐसे जाता थे कि किसी भी राजा की पूरी सेना को जला डालने की शक्ति रखते थे। उनके क्रोध से आसपास के कई राज्यों के राजा डरा करते थे। कपके का खारे कोई राजा महाराजा उनके आश्रम के आसपास भी नहीं जाता था। तो राजा ने महात्मा को निमंत्रण नहीं भिजवाया। लेकिन महात्मा आश्रम में बैठे बैठे सब देख रहे थे। उनसे कुछ भी छुपा नहीं था। वह बैठे बैठे देख रहे थे कि राजा अपनी पुत्री का विवाह कर रहा है, परंतु मुझे तो निमंत्रण ही नहीं भेजा। वह बैठकर निमंत्रण का इंतजार करते रहे, मगर अब सिर्फ 2 दिन विवाह का रह गया था। फिर भी जब महात्मा को निमंत्रण नहीं आया तो वह जल्दी से राज दरबार के लिए चल दिए और जल्द ही राज दरबार में आ गए। राजा विक्रम अचानक से महात्मा के आगमन से बहुत डर गया। महात्मा राजा के निमंत्रण नहीं भेजने की बात पर बहुत क्रोधित हुए। बोले कि मूर्ख, तुमने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? तुमने यह दुस्साहस कैसे किया? मैं तेरे राज्य को उलट पलट कर रख दूंगा। तुझे मैं कठोर दंड से दंडित करूंगा। इधर माहौल गर्म देख दासी भागकर रानी के पास गई और बोली कि जंगल के महात्मा दरबार में पधारे हैं और बहुत क्रोधित हैं। वह बार बार राजा को श्राप देने की बात कर रहे हैं। महारानी, आप राजा को बचा लीजिए। दासी के मुंह से यह बात सुनकर रानी भी डर गई, मगर अगले पल संभलते हुए कुछ विचार की और तुरंत राजकुमारी को लेकर राज दरबार में आ गई। वह खुद भी महात्मा को प्रणाम की और राजकुमारी को भी महात्मा के चरण छूने को बोली। राजकुमारी ने भी महात्मा का चरण स्पर्श किया। महर्षि ने राजकुमारी को उसकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दे डाला और राजकुमारी को बहुत देर तक सामने खड़ी कराकर उसे ध्यान से देखते रहे।
राजा महात्मा के इस व्यवहार से और भी डरा जा रहा था। महात्मा राजकुमारी के चेहरे को इस तरह देख रहे थे जैसे कुछ पढ़ रहे हों। फिर राजा से बोले, राजन, मैं तुम्हारी राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं। राजा के मन में जो शंका थी वही हुआ। पागल महात्मा ने बवाल खड़ा कर दिया। राजा अपने को संभालते हुए बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि इतने बूढ़े महात्मा के मन में विवाह की बात कैसे आ गई। यह मेरे पिता की उम्र का है, इसकी दुनिया छोड़ने की उम्र हो चली है, फिर भी मोह कैसे हो गया है। राजा बात संभालते हुए बोला, महात्मन, मैंने अपनी राजकुमारी का विवाह दूसरी जगह तय कर दिया है। उस हालत में आपसे उसका विवाह कैसे कर सकता हूं। महात्मा बोले कि राजन, यह मूर्खता वाली बात किसी और से करना। राजकुमारी का अब भी विवाह नहीं हुआ है, ना ही इसने किसी के साथ अग्नि के फेरे लिए हैं। तुम यह बात अच्छी तरह जानते हो कि तुम जो राजकुमारी के लिए रिश्ता तय किए हो वह रिश्ता राजकुमारी को पसंद नहीं है। तुम जबरदस्ती राजकुमारी का विवाह कर इसका गला घोंट रहे हो, इसीलिए राजकुमारी विवाह मुझसे कर दे। राजा बोला, नहीं महाराज, यह नहीं हो सकता, यह बहुत गलत होगा। तब महात्मा बोले कि मैं भयानक कोप करूंगा, तेरे साथ तेरी सारी सेना को जला डालूंगा, तेरा राजमहल खंडहर में बदल जाएगा, तेरे राज्य को बंजर बना दूंगा, जंगल सारे सूख जाएंगे, कुएं तालाब में एक बूंद पानी नहीं रहेगा, एक भयंकर ब्रह्म दोष लगेगा और तेरा राज्य जलकर खाक हो जाएगा। राजा बोला, नहीं महाराज, हम एक राजकुमारी के लिए अपने राज्य का सर्वनाश नहीं कराएंगे। मैं अपनी राजकुमारी का विवाह आपसे ही कर दूंगा, मुझे इसमें जरा भी ऐतराज नहीं है। यदि आप राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं तो मेरी 2 शर्त आपको माननी पड़ेगी। पहला शर्त है कि इस गर्मी के मौसम में एक टोकरी ताजे सेब का फल ला दीजिए। राजा को लगा कि यह कठिन शर्त है, परंतु महात्मा ने कहा कि तुम इसी वक्त मेरे आश्रम पर फल तोड़ने वाले 10-20 लोगों को भेजो। हमारे आश्रम में हर किस्म के फल मिल जाएंगे। सभी पेड़ 12 महीने फल से लदे रहते हैं। तुम 1-2 टोकरी नहीं, 1000 टोकरी भी मंगा सकते हो। अरे, हमारे आश्रम में वह पेड़ भी है जो इच्छा अनुसार फल देता है। तुम जानते हो कि मैं एक सिद्ध महात्मा हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम इस तरह के बेकार का शर्त क्यों मेरे से लगाते हो। तुम अभी आदमी भेजकर 1000 टोकरी सेब मेरे आश्रम से मंगा लो। अब तुम दूसरी शर्त सुनाओ। राजा बोला कि महात्मन, आपको राजकुमारी से विवाह करना है तो आप मेरे दुश्मन आदित्य के बेटे प्रताप का सिर काटकर मेरे पास ला दोगे तो राजकुमारी उसी वक्त आपकी हो जाएगी। मैं बहुत धूमधाम से आपका विवाह अपनी राजकुमारी अवनी से करा दूंगा। महात्मा बोले कि तुम्हें यह कठिन लग रहा है तो अच्छा, यह भी शर्त पूरी की देता हूं। महात्मा बोले कि तुम यहां कोई चालाकी मत दिखाना, मैं बहुत जल्दी आदित्य के बेटे का सिर लेकर वापस आता हूं। महात्मा वहां से राजा आदित्य के दरबार के लिए निकल पड़े। इधर राजकुमारी अवनी सोचने लगी कि बासी दाल में उबाल कहां से आ गया। महात्मा मेरे से विवाह क्यों करना चाहता है, मेरी जिंदगी नर्क क्यों बनाना चाहता है। राजकुमारी को बहुत चिंतित देखकर रानी बोली कि बेटी, तू चिंता मत कर, यह कोई ऐसा वैसा महात्मा नहीं है। इनके कहने और करने में बहुत अंतर होता है, इनकी बात हर कोई समझ नहीं पाता। महात्मा तेरी कोई बड़ी भलाई करना चाहते हैं। तब राजकुमारी को ख्याल आया कि महात्मा ने मेरे को आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, तो वह थोड़ा शांत हुई। उधर महात्मा जी चले गए। मृदंगपुर राजा आदित्य के दरबार में आदित्य अजीब महात्मा को अपने दरबार में देखकर बहुत डर गया। डरते डरते बोला, महात्मन, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। महर्षि बोले, राजन, तुम अपने पुत्र का सिर मेरे को दे दो। राजा बोला, महात्मन, आप यह क्या कह रहे हैं। भला मैं अपना पुत्र का सिर कैसे आपको दे सकता हूं। मैं इतना निर्दयी नहीं हो सकता। आपको यदि सिर की ही जरूरत है तो मेरा सिर ले लीजिए, मगर मैं अपने पुत्र का सिर नहीं दे सकता। महात्मा बोले कि राजन, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, वरना मैं तेरा राज्य उलट पलट कर रख दूंगा। मैं तुझे घनघोर श्राप दे डालूंगा। राजा आदित्य महात्मा की बात सुन बहुत मुश्किल में पड़ गया। वह रानी की तरफ देखने लगा। रानी राजा से कहीं चतुर थी, वह समझ रही थी कि महर्षि का तात्पर्य कुछ और है।
वह राजकुमार की कोई बड़ी भलाई करना चाहते हैं। वह महात्मा से बोल उठी, महात्मन, आप पूरे राजकुमार को ले जाओ और आप अपने हाथों ही राजकुमार का सिर काट देना। राजकुमार का जन्म भी तो आपके आशीर्वाद से हुआ है। इस तरह राजकुमार तो आप ही का है। आप खुशी खुशी राजकुमार को ले जाओ। महात्मा राजा से बोले कि मूर्ख राजा, तेरे से चतुर तेरी रानी है। वह रानी को आशीर्वाद दिए कि जल्दी ही तुझे लक्ष्मी स्वरूपा बहू मिलेगी, तुम इंतजार करो। महात्मा राजकुमार प्रताप को लेकर राजा विक्रम के दरबार में आ गए और बोले कि राजन, मैं तेरे दुश्मन के पुत्र को साबुत ले आया हूं, तू अपने हाथ से इसका सिर काट दे। राजा विक्रम बोला कि महात्मन, आपका विवाह राजकुमारी से कराने से पहले मैं अपने दुश्मन के बेटे का सिर काट देता हूं, अपने दुश्मन के बेटे का वध कर देता हूं, तब आपका विवाह राजकुमारी से करा देता हूं। महात्मा बोले, नहीं राजन, पहले मेरा विवाह होगा, उसके बाद तुम राजकुमार को मार देना, क्योंकि विवाह से पहले खून खराबा ठीक नहीं, इसे अपशकुन माना जाता है। राजा बोला कि अच्छा, जैसी आपकी मर्जी, अभी मैं इसे बंदी गृह में डलवा देता हूं। महात्मा बोले कि नहीं, यह मेरे साथ ही रहेगा। जब तक मेरा विवाह राजकुमारी से नहीं हो जाता, मैं इसे साथ ही रखूंगा। राजा महात्मा से उलझना नहीं चाहता था। वह महात्मा के कोप को जानता था, तो वह राजकुमारी को महात्मा के सामने बुलाया और बोला कि महात्मन, आप अब राजकुमारी से किस विधि से विवाह करना चाहते हैं, कर डालिए। तब महात्मा बोले कि अच्छी बात है। राजकुमारी से बोले, राजकुमारी, तुम माला उठाओ और जल्दी से अपनी मनोकामना पूर्ण कर लो। महात्मा ने राजकुमारी को आंखों से इशारा किया कि देर मत करो, तेरा प्रेमी तेरे सामने है, वरमाला इसे पहना दो। राजकुमारी महात्मा की बातों का मतलब समझ गई। वह प्रताप के गले में विवाह की जयमाला पहना दी। राजा विक्रम अपनी राजकुमारी अवनी पर बहुत क्रोधित हुआ। बोला कि राजकुमारी, तुमने यहां सबका अपमान कर दिया है। तुझे माला महात्मा को पहनाना था, तू मेरे दुश्मन के गले में माला डाल दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे राज्य को संकट में डाल दिया है। अब महात्मा के कोप से कौन बचाएगा। तब महात्मा बोले कि राजन, शांत हो जाओ, मैं तुम पर कोई कोप नहीं करने जा रहा। राजकुमारी ने वही किया है जो मैंने कहा है। राजन, राजकुमारी और राजकुमार जन्म मेरे आशीर्वाद से हुआ है। इस नाते मैं दोनों का ही पिता हूं, तो मैं अपनी पुत्री से विवाह कैसे कर सकता हूं? और यह मेरी उम्र विवाह की नहीं है। आपने अपने खराब दिमाग से गलत बात सोच ली, जबकि रानी ने ऐसा नहीं सोचा। अर्थात रानी आपसे चतुर है। रही बात दुश्मनी की, तो तुम दोनों कोई दुश्मन नहीं हो। आपकी रानी की एक छोटी सी गलती ने दो मित्र को दुश्मन बना दिया। रानी तुमसे विवाह से पहले राजा आदित्य से मिली थी। आदित्य को विक्रम समझ प्रेम प्यार की बात भी की थी। उससे सुबह मिलने का वादा भी की थी, मगर तुमसे मिलने के बाद इसे पता चला कि यह जिसे विक्रम समझकर मिली है वह तो कोई दूसरा है। तो रानी ने एक मनगढ़ंत कहानी तुम्हें सुनाकर उसी वक्त विवाह कर ली। रानी ने आदित्य से मिलते वक्त परिचय पूछ ली होती तो तुम दोनों मित्रों में कोई गलतफहमी नहीं होती, मगर रानी की छोटी सी गलती ने दो मित्र राजाओं को दुश्मन बना दिया है। उस दुश्मनी को मिटाने का मैं एक छोटा सा प्रयास किया हूं। हमको तो दो प्रेमियों को मिलाना था। प्रेम करने वाले किसी के दुश्मन नहीं होते। यह राजकुमार तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह तो अब तुम्हारा भी बेटा है। तुम अपनी दुश्मनी भुला इसे स्वीकार करो। कोई जन्म से किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं होता। दोस्त या दुश्मन लोग अपनी सुविधा अनुसार बनाते रहते हैं। अब तुम्हारी बेटी ने मां की गलती को मिटा दी है। अब तुम दोनों राजा आपस में गले मिल जाओ। राजा रानी की तरफ देखा तो रानी ने सिर झुका लिया। रानी यदि यह बात पहले बता दी होती तो दुश्मनी इतनी लंबी नहीं खिंचती। यहां तो कोई दुश्मनी थी ही नहीं, सिर्फ एक गलतफहमी थी। राजा सोचा कि महात्मा भी बड़े अजीब होते हैं। उनकी बात हर कोई समझ ही नहीं पाता और बड़े से बड़ा काम कर जाते हैं, टूटे दिलों को भी जोड़ जाते हैं। राजा खुशी खुशी बेटी को अपने मित्र के घर विदा किया और जब अपने मित्र से रानी की सच्चाई बताया तो आदित्य को भी अफसोस हुआ
कि वह खुद गलती पर था। यदि राजकुमारी वैदेही को अपना परिचय दे दिया होता तो बात वहीं खत्म हो गई होती। अब दोनों मित्र शिकवे गिले भुलाकर एक हो गए थे। जीवन में कई बार हम छोटी छोटी गलतफहमियों के कारण अपने सबसे प्रिय रिश्तों को खो देते हैं। यह कहानी सिखाती है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमेशा सच जान लेना चाहिए और अहंकार को रिश्तों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। बात उस जमाने की है जब करमपुर नाम के एक राज्य पर जयंत नाम के एक राजा का राज्य था। नगर में चारों तरफ शांति ही शांति थी। राजा जयंत एक बहुत ही समझदार राजा था। उसके आसपास के राजाओं में अक्सर भयंकर युद्ध होते रहते थे, लेकिन राजा जयंत अपने कुटिल राजनीति की मदद से अपने आसपास के राजाओं के साथ मित्रता का व्यवहार बनाकर रखता था। पड़ोसी राजा भी राजा जयंत की बात हमेशा मानते थे, जिसके चलते कई युद्ध टल चुके थे। यही वजह थी कि राजा का सम्मान आस पड़ोस के राज्य के लोग भी करते थे, और वह सम्मान करते भी क्यों ना, क्योंकि युद्ध से आज तक किसका भला हुआ है। राजा जयंत अपना हर फैसला प्रजा की भलाई के लिए लेता था। राजा की पत्नी, जिसका नाम चंपावती था, वह बहुत ही सरल स्वभाव की थी। राजमहलों में रहते हुए भी उसके मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं था। राजा और रानी की एक बेटी थी जिसकी उम्र अभी 5 वर्ष की थी। राजा रानी अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे। राजकुमारी का नाम था रूपाली। रूपाली बचपन से ही बहुत सुंदर थी और वह बिल्कुल एक गुड़िया जैसी लगती थी। इस तरह से राजा का भरा पूरा परिवार था, लेकिन अभी तक उसके राज्य के उत्तराधिकारी ने जन्म नहीं लिया था। मतलब यह कि राजा का कोई बेटा नहीं था, जिसके कारण रानी अक्सर ही परेशान रहती थी। एक बार की बात है, जब राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे, उसी समय नगर के 2 साहूकार वहां पर आए। साहूकार बोले, महाराज आपकी जय हो। महाराज हमारा न्याय कीजिए, हम लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। हम तो इस कदर ठगे गए हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस ठगी से बाहर नहीं निकल पाएंगी। मेहरबानी करके हमें बचा लीजिए महाराज। राजा ने कहा, आप दोनों पहले शांत हो जाइए। आपके साथ न्याय अवश्य होगा, लेकिन न्याय करने से पहले मुझे इस मामले के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। आप दोनों के इस तरह से परेशान होने से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। आप दोनों मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए, तभी तो मैं दोषियों को सजा दे पाऊंगा। उनमें से पहला सेठ कहने लगा, महाराज कल जब मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था, तभी एक आदमी मेरी दुकान पर आया। वह मुझसे सभी तरह के हीरे जवाहरात दिखाने के लिए कहने लगा। उस आदमी का पहनावा एक अमीर आदमी के जैसा था। मुझे लगा कि शायद वह कोई व्यापारी होगा। यह सोचकर मैंने उसे सोने के बने हुए आभूषण दिखाना शुरू कर दिया। मेरे पलक झपकते ही उसने मेरे सारे आभूषण नकली आभूषणों से बदल दिए और वहां से 9-2-11 हो गया और मेरे असली गहने अपने साथ ले गया। राजा ने कहा, सेठ जी, क्या आपको उस समय इस बात की भनक नहीं लगी कि उस ठग ने आपके गहने बदल दिए हैं? साहूकार बोला, महाराज मुझे इस बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी। दरअसल वह आदमी मेरे आभूषणों के जैसे नकली आभूषण अपनी योजना के अनुसार साथ में ही लेकर आया था। जब तक मैं इस पूरे मामले को समझ पाता, वह वहां से चंपत हो चुका था। राजा ने कहा, आखिर नगर में ऐसा कौन सा ठग पैदा हो गया? तब राजा ने दूसरे साहूकार से पूछा, सेठ जी आप भी मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ? दूसरा सेठ कहने लगा, महाराज मेरे साथ भी एक बहुत ही अजीब घटना घटी। महाराज उस ठग ने सेठ जी के यहां से जितना भी सोना चांदी लूटा था, वो मेरे यहां पर बेचकर चला गया और साथ ही उसने आधे से ज्यादा गहने मुझे नकली बेच दिए। राजा ने कहा, सेठ जी आप सोना खरीदते समय उस सोने की परख नहीं करते कि वह शुद्ध है या फिर मिलावटी? आखिर आपने कैसे नकली गहने उससे खरीद लिए? साहूकार बोला, महाराज मैंने उसके गहनों की जांच की थी, लेकिन सभी गहनों की जांच मैं उस समय नहीं कर पाया था।
इसी बात का फायदा उस ठग ने उठाया। राजा ने कहा, आप दोनों अपने अपने घर जाइए, मैं आप दोनों की सहायता जरूर करूंगा। मैं अभी अपने मंत्री से कहकर आपको शाही खजाने में से 100 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा देता हूं, जिससे कि आप अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकेंगे। परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी बात मेरे लिए यह है कि मैं जल्दी से जल्दी उस ठग को पकड़ूं। दोनों साहूकार राजा को प्रणाम करके अपने अपने घरों को लौट गए। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहने लगा, मंत्री जी, आप जल्द से जल्द उस ठग का पता लगाइए कि आखिर इतना बड़ा ठग कौन है। मैं उसे देखना चाहता हूं। आप आज से ही उसकी खोज शुरू करवा दीजिए, वरना कल तक तो वह हमारे नगर में बहुत ही आतंक मचा देगा। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं अभी से आपके आदेश का पालन करने में लग जाता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस ठग को पकड़कर आपके सामने पेश कर दूं। मंत्री राजा की आज्ञा लेकर उसी समय ठग की खोज में निकल गया। शाम के समय जब राजा अपनी पत्नी के कक्ष में गया तो उसने देखा कि उसकी रानी बहुत ही उदास थी। यह देखकर राजा ने पूछा, महारानी, आखिर आप उदास क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ? रानी बोली, महाराज, आपको तो मेरा दुख मालूम है। मैं पुत्र वियोग में भावनाओं में बह जाती हूं, जिसके कारण मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा ने कहा, महारानी, आप एक राजा की पत्नी हैं। आपको इस तरह से दुखी होना शोभा नहीं देता। आपका पुत्र तो यह सारा नगर है। एक राजा और रानी का पहला बेटा तो उनकी प्रजा होती है। आप इस तरह से आगे कभी भी उदास मत होना। रानी कहने लगी, महाराज, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैं आगे से यही कोशिश करूंगी कि मेरे कारण आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। दूसरी तरफ मंत्री, जो कि ठग की तलाश में निकला था, उसने अपना भेष बदला और एक साधारण आदमी के कपड़े पहनकर वो नगर में घूमने लगा। घूमते घूमते वह एक गांव में पहुंचा जिसका नाम था मटकेपुर। मंत्री गांव के लोगों से पूछताछ करने लगा। इसी दौरान उसे गांव का एक आदमी मिला। मंत्री ने उसके पास जाते ही उसे 2 सोने की अशर्फियां दे दी और फिर कहने लगा, भाई, आपको मालूम है कि मैंने आपको यह धन क्यों दिया है? वह आदमी बोला, जी जरूर, आपको मुझसे कोई काम होगा, इसीलिए आपने यह धन मुझे दिया है। मंत्री बोला, सच में तुम तो बहुत ही समझदार हो। असल बात तो यह है कि मुझे एक जानकारी चाहिए। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो इस इलाके का सबसे बड़ा ठग हो। बात यह है कि मैं यहां के राजा का मंत्री हूं और हमारे राजा का आदेश है कि हमारे नगर में जो आदमी सबसे बड़ा ठग है उसे महाठग का सम्मान दिया जाएगा। ऐसे चतुर और चालाक आदमी को महाराज अपना दरबारी बनाना चाहते हैं। वह आदमी बोला, अरे मंत्री जी, बस इतनी सी बात, आपको ठग की तलाश है ना? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे पूरे नगर में जो सबसे बड़ा ठग है वह इसी गांव में रहता है। उसका नाम है जनेश। वह एक खानदानी ठग है। अभी हाल ही में वह शहर के 2 साहूकारों को लूट कर आया है। यह सम्मान उसके अलावा किसी और को देना उचित नहीं रहेगा। इसका हकदार तो सिर्फ वही है। मंत्री समझ गया कि उसकी मंजिल अब मिल चुकी थी। वो तुरंत उस ठग का पता पूछकर ठग के घर की तरफ चल दिया। लेकिन मन ही मन में उसने यह विचार किया कि इस आदमी की तरह वो ठग तो इतना मूर्ख नहीं होगा। अगर मैंने उससे यही झूठ बोला तो वह तुरंत मेरे झूठ को पकड़ लेगा। उसके साथ मुझे ठग विद्या का ही प्रयोग करना होगा। मुझे उसको दरबार तक ले जाने के लिए कोई नई कहानी गढ़नी पड़ेगी। वह मन ही मन में कुछ योजना बनाते हुए ठग के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर आवाज लगाई, अरे भाई, कोई घर पर है तो जरा बाहर आओ। अंदर से ठग जनेश्वर अपने दरवाजे पर आया। उसने कहा, बताइए, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? मंत्री बोला, मुझे जनेश भाई से मिलना है, उनसे कुछ काम है, एक बहुत ही जरूरी काम। जनेश्वर बोला, तुम्हारे सामने इस समय जनेश ही खड़ा है, कहो अब तुम्हें मुझसे क्या काम है? मंत्री जी बोले, जनेश्वर भाई, सारी बातें इस तरह से खुले में नहीं की जा सकती। आजकल तो बातें भी हवा में उड़कर लोगों में फैल जाती हैं। जनेश्वर बोला,
अगर ऐसी बात है तो चलिए अंदर आ जाइए। मंत्री अंदर चला गया। तब जनेश ने कहा, तो अब बताओ भाई क्या बात है। मंत्री बोला, भाई जनेश्वर, सबसे पहले तो मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम फोकटमल है और मैं तुम्हारे पड़ोस के ही राज्य का निवासी हूं। मैं एक महाशातिर ठग हूं। मेरे राज्य से मुझे देश निकाला दे दिया गया है। मैं अभी इस राज्य में एक कमरा लेकर रह रहा हूं। जनेश ने कहा, बात को गोल गोल मत घुमाओ, यह बताओ कि तुम मेरे यहां पर क्यों आए हो। मंत्री बोला, अरे भाई जनेश्वर, मैं तुम्हारे किस्से सुनकर तुम्हारे पास आया हूं कि तुम बहुत ही शातिर ठग हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के डरपोक दास निकले। अच्छा, मैं चलता हूं। मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों मिलकर अपनी ठग विद्या से कोई नया कांड करेंगे, लेकिन लगता है कि मैं गलत जगह पर आ गया हूं। यह सुनकर जनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। दरअसल मैं ही इस राज्य का सबसे बड़ा ठग हूं। मैंने तो बड़े बड़े सेठों को ठगा है, लेकिन राजा और उसके आदमियों को अभी तक इस बात की भनक नहीं लगी। मंत्री ने मन ही मन में सोचा, अरे धूर्त, तू कितना बड़ा ठग है, यह तो राज दरबार में ही पता चलेगा। और फिर मंत्री बोला, भाई जनेश्वर, तुम मेरी योजना को समझ लो। दरअसल मैं चाहता हूं कि यह रोज रोज का धंधा ही खत्म हो जाए। हम दोनों मिलकर एक ही बार में इतना बड़ा हाथ मारेंगे कि सारी जिंदगी बैठकर खाएंगे। जनेश के मन में अब लालच आ गया और वह बोला, अरे भाई जल्दी बताओ भला ऐसी कौन सी तरकीब है। मंत्री ने कहा, उसके लिए हमें राज दरबार में चलना होगा। मैंने वहां पर सारा इंतजाम कर दिया है। बस हमें वहां पर जाना है और कुछ दिनों तक राजा के महल में नौकरी करनी है। मेरे ही गिरोह के 2-3 आदमी राजा के वहां पर पहले से ही मौजूद रहेंगे। कुछ दिन तक वहां पर नौकरी करने के बाद हम वहां का सारा माल लेकर चंपत हो जाएंगे। जनेश्वर ने कहा, भैया तो देर किस बात की है, चलो हम लोग महल की तरफ चलते हैं। इसके बाद मंत्री जनेश्वर को लेकर राजमहल में जा पहुंचा। जब वे दोनों राजा के सामने गए तो जनेश पहली बार जिंदगी में राजा के सामने आया था। वह मन ही मन में बहुत ही खुश भी था, लेकिन उसके पांव तले से जमीन तब खिसक गई जब उसने अपने साथी को एक मंत्री के रूप में बदलते हुए देखा। महल में पहुंचकर मंत्री ने कहा, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस आदमी को। यह इस नगर का सबसे बड़ा ठग जनेश है। इसके बाद मंत्री ने राजा से कहा, महाराज आप इस ठग को सजा सुनाइए। राजा ने कहा, धूर्त आदमी, तू इस तरह से ठगी करता है। तुझे मालूम नहीं कि मैं अपने नगर में चोर बदमाशों को नहीं रहने देता। यह सब देखकर जनेश घबरा गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ठगा हुआ धन अभी वापस लौटा दूंगा, लेकिन आप मुझे सजा मत दीजिए। आज के बाद मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा, क्योंकि अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। राजा ने कहा, यह तो अच्छी बात है कि तुम सारे गलत काम छोड़ दोगे, लेकिन जो गलत काम तुम कर चुके हो उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। और तुम्हारे लिए सजा यह है कि तुम इसी वक्त यह राज्य छोड़कर चले जाओ। तुम्हें देश निकाला दिया जाता है, तुम्हारा घर और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और तुम अब सारी जिंदगी इस राज्य में कभी पांव मत रखना, वरना तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर ठग जनेश घबरा गया और वह राज्य छोड़कर वहां से दूसरे राज्य की तरफ चला गया। जनेश के चले जाने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज आपने यह एक गलत फैसला ले लिया। आपको इस ठग को सजा के तौर पर अपने कारागार में बंद करवा देना चाहिए था, क्योंकि भविष्य में यह खुले सांड की तरह हम पर हमला कर सकता है, हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। राजा ने कहा, अरे मंत्री जी, आप इस बात की चिंता ना करें। भला इस ठग की क्या मजाल कि यह हमें कोई नुकसान पहुंचाए। दूसरी तरफ जनेश उस नगर को छोड़कर दूसरे राज्य में प्रवेश कर चुका था। उसके मन में राजा के लिए बहुत ही क्रोध आ रहा था, लेकिन वह राजा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। चलते चलते उसे एक संत का आश्रम मिला। उस आश्रम में कई साधु रहते थे। जनेश के मन में यह ख्याल आया कि मुझे राजा से बदला तो लेना है और उसके लिए मुझे कोई नई तरकीब सोचनी होगी। क्यों ना मैं भी इस आश्रम में आश्रय ले लूं और मैं भी एक साधु बन जाऊं। उसके बाद उस राजा से मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। तब जनेश उसी आश्रम में रहने लगा। इसी तरह से कुछ साल बीत गए। एक दिन राजा जयंत अपनी पुत्री को
उसके नाना से मिलवाने के बाद वापस जब अपने राज्य लौट रहा था तो वह उसी जंगल से गुजरा जहां पर उन साधुओं का आश्रम था। जब राजा ने साधुओं का आश्रम देखा तो उसने सोचा, क्यों ना साधु महाराज का आशीर्वाद लेते चलें, और अपनी पुत्री के साथ वह साधु महाराज के आश्रम में चला गया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस समय तक जनेश, जो कि साधु के वेश में वहां पर रह रहा था, उसकी नजर राजा और उसकी बेटी पर पड़ गई। जनेश ने राजा को पहचान लिया और उसे यह भी मालूम पड़ गया कि उसके साथ उसकी बेटी है, लेकिन राजा उस ठग को नहीं पहचान पाया क्योंकि वह ठग एक साधु के वेश में था। जब जनेश ने राजा की बेटी को देखा तो मन ही मन में उसकी नीयत में खोट आ गया। वह सोचने लगा, मुझे किसी भी तरह से राजा की बेटी को हथियाना होगा। इस तरह से मैं राजा से अपने अपमान का बदला भी ले लूंगा और साथ ही इतनी सुंदर राजकुमारी भी मेरे कब्जे में आ जाएगी। राजा और उसकी पुत्री आशीर्वाद लेकर वापस लौट गए। समय का चक्र चला और पुत्र की लालसा में राजा ने बहुत सी कोशिशें की। साधु सन्यासियों के चक्कर लगाए और इस दौरान कई ढोंगी लोगों ने भी राजा का फायदा उठाया, क्योंकि वे लोग जानते थे कि पुत्र को पाने की इच्छा में राजा अंधविश्वासी हो चुका है। किस्मत ने राजा का साथ दिया और इस दौरान रानी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय और बीता। अब राजकुमारी जवान हो चुकी थी और उसके दोनों भाई अब 10-10 वर्ष के हो चुके थे। तब एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, हमारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। आपको चाहिए कि उसके विवाह के योग्य कोई सुंदर सा राजकुमार ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। आपके तो बहुत सारे राजा मित्र हैं, आप ही एकमात्र ऐसे राजा हो जिसकी पड़ोस के किसी भी राजा से कोई दुश्मनी नहीं है। इसीलिए आप जल्दी ही इस शुभ कार्य को पूरा कीजिए। राजा ने कहा, रानी, आपकी बात पर जल्दी ही मैं गंभीरता से विचार करूंगा। अब तक तो हम अपनी बेटी को बच्चे ही समझ रहे थे, लेकिन आप एक मां हैं। भला आपसे ज्यादा राजकुमारी को कौन समझ सकता है। अब मैं किसी प्रकांड पंडित से राजकुमारी की जन्म कुंडली दिखाऊंगा ताकि विवाह के बाद राजकुमारी को कोई परेशानी ना हो। दूसरी तरफ जनेश्वर को आश्रम में रहते हुए काफी समय बीत चुका था और उसके अंदर राजा के प्रति बदले की भावना और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब वह एक साधु का वेश बना चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर से उसका मन पहले की ही तरह था। वह हमेशा राजा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता। उसने अपने मन में एक योजना बनाई कि किस प्रकार से वह राजकुमारी को हथियाएगा और राजा से अपने अपमान का बदला लेगा। उसने निश्चय कर लिया था कि वह एक साधु के वेश में राजा के महल में जाएगा। जनेश ने अगले ही दिन हिम्मत जुटाई और वह राजा के महल की तरफ चल दिया। मन ही मन में उसके अंदर यह भय भी था कि कहीं राजा उसे पहचान ना ले, क्योंकि कई वर्षों पहले राजा उसे देश निकालने की सजा दे चुका था और अब वह एक बार फिर से राजमहल में पहुंचा। ठग, जो कि साधु के वेश में था, राजमहल में पहुंचा तो एक तेजस्वी संत लग रहा था। राजा ने जब देखा कि एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा जी राज दरबार में पधारे हैं तो उसने सोचा, यह अवश्य ही मुझसे कोई याचना करने के लिए आए होंगे। चलो, यह भी अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे भी किसी अच्छे विद्वान महात्मा की आवश्यकता थी जो कि राजकुमारी की जन्म कुंडली को देख सके और उसका भविष्य बता सके। ऐसा सुनहरा मौका बार बार तो आएगा नहीं। राजा ने साधु के वेश में आए हुए जनेश का स्वागत किया और उनसे कहने लगा, महात्मा जी, आप तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए तेजस्वी संत लगते हैं। कृपया बताइए कि आप कहां रहते हैं। जनेश ने कहा, महाराज, संत महात्माओं का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। अच्छा लगा तो आपके बगीचे में भी समाधि लग सकती है, नहीं तो फिर जंगल में पहुंच जाएंगे। ना तो हम किसी राज्य के हैं और ना ही हमारा कोई स्थायी राजा है। हम जिस राज्य में रहते हैं, जिस राज्य का अन्न जल ग्रहण करते हैं, वह राज्य हमारा हो जाता है। इस समय हम आपके महल में हैं तो समझ लीजिए हम आपके राज्य के हैं। राजा उसकी बातों से बड़ा ही प्रभावित हुआ और बोला, सचमुच आप तो एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी बेटी राजकुमारी की कुंडली देखकर उसका भविष्य बताइए।
साधु बोला, महाराज, मैं तो सिर्फ राजकुमारी का चेहरा देखकर ही उसका भविष्य बता सकता हूं। आप अपनी राजकुमारी को बुलवा लीजिए, क्योंकि बात यह है कि मैं ज्यादा देर तक एक जगह पर नहीं ठहरता। ठग मन ही मन में यह सोच रहा था कि मैं जिस काम के लिए आया था वह तो अपने आप ही पूरा हो रहा है। राजा ने उसी समय एक दासी को भेजकर राजकुमारी को दरबार में आने का आदेश दिया। दासी ने जाकर राजकुमारी को बताया कि महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है, तो उसे हैरानी हुई कि आखिर पिताजी को मुझसे ऐसा कौन सा काम आन पड़ा, और फिर राजकुमारी तुरंत ही राजा के सामने पहुंच गई। राजा ने साधु से कहा, लीजिए महात्मा जी, हमारी राजकुमारी आ गई। अब आप इनका भविष्य देखकर बताइए। महात्मा बने हुए ठग ने राजकुमारी को आश्रम में देखा था, तभी से वह उस पर मोहित हो चुका था। लेकिन जब आज उसने राजकुमारी को अपने सामने देखा तो उसकी सुंदरता देखकर वह दंग रह गया। थोड़ी देर तक वह राजकुमारी के चेहरे को देखता रहा और उसके बाद वह राजा से बोला, महाराज, घोर अपशकुन राजकुमारी का भविष्य तो बहुत ही बुरा है। यूं कहिए कि राजकुमारी आपके ऊपर मंडराती हुई एक विपत्ति है, और यह विपत्ति 7 दिन के बाद ही आप पर आने वाली है। 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, और उसके 7 दिन के बाद आपकी रानी मर जाएगी, और ठीक उसके 7 दिन के बाद आपके दोनों जुड़वा बेटे मर जाएंगे। अगर कोई बचेगा तो बस यह कुलघातनी। राजा बोला, महात्मा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी राजकुमारी भला ऐसी कैसे हो सकती है? साधु ने कहा, महाराज, मैंने जो कुछ भी कहा है वह इसका भविष्य देखकर कहा है, और आप तो जानते ही हैं कि संत का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। संत कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि झूठ बोलने से मेरा कोई फायदा या नुकसान तो होने वाला है नहीं। आप यह बताइए, क्या यह बात सच नहीं कि राजकुमारी के जन्म के बाद कई सालों तक आपको पुत्र से वंचित रहना पड़ा? असल में आपको कई वर्षों पहले ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती, लेकिन इस राजकुमारी के दुर्भाग्य के कारण आपको इतने सालों तक पुत्र प्राप्ति से वंचित रहना पड़ा, और अब इसकी बुरी छाया के कारण आपके कुल का सर्वनाश हो जाएगा। आप इसे एक पुत्री की नजर से देख रहे हैं। अगर आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। राजा जयंत अंधविश्वासी तो था ही। उसे लगा कि महात्मा जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वह भयभीत हो गया, और जब उसने भय की दृष्टि से अपनी बेटी को देखा तो उसे राजकुमारी के रूप में अपनी मौत नजर आने लगी। उसे लगा कि राजकुमारी सच में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, जबकि राजकुमारी अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी। उसने ठग की नजर को भांप लिया था। वह समझ चुकी थी कि यह आदमी कोई महात्मा नहीं है, यह जरूर कोई ढोंगी है, और इसकी मुझ पर बुरी नजर है। किसी भी तरह से छल करके यह मुझे पाना चाहता है। वह राजा से कहने लगी, पिताजी, यह आदमी कोई साधु महात्मा नहीं है। आप इसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास न कीजिए। आप चाहे तो मेरा भविष्य किसी और महात्मा जी से दिखा सकते हैं। राजा ने कहा, राजकुमारी, यह महात्मा जी झूठ नहीं बोलते, बल्कि यह तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। उसके बाद राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, आप मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। जनेश ने राजा से कहा, महाराज, आपके पास अब बस एक ही रास्ता है, और वह यह है कि राजकुमारी की हत्या कर दी जाए। परंतु यदि आपने अपनी पुत्री की हत्या की तो आपको पुत्री हत्या का पाप लगेगा, और इसके लिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। राजा ने कहा, नहीं महात्मा जी, मैं अपने हाथों से राजकुमारी की हत्या नहीं करना चाहता। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तब साधु ने कहा, महाराज, आप एक बड़े से लकड़ी के संदूक में राजकुमारी को बंद करके नदी में बहा दीजिए। यह बहते हुए किसी दूसरे राज्य में चली जाएगी। वहां पर वह संदूक जिसके भी हाथ लगेगा और संदूक में से राजकुमारी को बाहर निकालेगा तो यह मुसीबत उसके सिर चली जाएगी। मेरी मानिए तो यह शुभ कार्य आप आज ही कर डालिए।
अब आपको तो पता है कि मैं एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकता। अभी मैं चलता हूं, फिर कभी आपसे मिलूंगा। इतना कहकर महात्मा बना हुआ वह ठग वहां से चला गया। अब वह अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हो चुका था। उसे पूरा विश्वास था कि राजा कुछ ही देर में राजकुमारी को संदूक में बंद करके नदी में बहा देगा। वह सोचने लगा, मुझे अब नदी के किनारे किनारे 4-5 मील दूर जाकर बैठना चाहिए। जब वह बहता हुआ संदूक मेरे पास आएगा तो मैं उसे निकाल लूंगा और फिर उसे उठाकर मैं अपने घर ले जाऊंगा। इस तरह से राजकुमारी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। इस तरह के ख्याली पुलाव बनाते हुए वह ठग आगे चलने लगा। इधर राजकुमारी राजा से अपनी जान बख्श देने की दुहाई दे रही थी। उसने रानी से भी बहुत विनती की, मैं कोई मुसीबत नहीं हूं, मैं तो आपकी बेटी हूं। परंतु राजा और रानी ने राजकुमारी की कोई बात नहीं सुनी और अपनी जान बचाने के लिए राजकुमारी को एक बड़े से संदूक में बंद करवा के नगर के पास ही एक नदी में बहा दिया। राजा ने अपने एक जासूस को भी उस बक्से के पीछे लगा दिया कि जाकर देखो कि इस संदूक को कौन पाएगा और यह मुसीबत हमारे राज्य में रह जाएगी या फिर किसी दूसरे राज्य में। इधर वह संदूक नदी में बहता हुआ आगे आगे जा रहा था। वो गुप्तचर भी छिप छिपाते उस संदूक का पीछा कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करके लौट रहा था। प्यासा होने के कारण वह जल पीने के लिए नदी में उतर गया। अचानक उसकी नजर उस बहते हुए संदूक पर पड़ी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि संदूक को बाहर निकाल कर लाया जाए। सैनिक संदूक को नदी से बाहर ले आए। राजा ने संदूक को बड़े ही ध्यान से देखा। संदूक पर लगे हुए ताले के साथ उसकी चाबी भी थी। चाबी लगाकर संदूक को खोला गया। संदूक खोलने पर राजा चौंक गया। उसके अंदर तो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और वह भी बिल्कुल ठीक ठाक। राजा सोचने लगा, शायद कुछ देर पहले ही किसी ने इसे बहाया होगा। राजा ने राजकुमारी को संदूक से बाहर निकाला और उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें किस अपराध के दंड के कारण इस संदूक में बंद करके बहा दिया गया है? राजकुमारी बोली, राजा, मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जानकर आप क्या करेंगे? हां, मैं आपको इतनी बात बता सकती हूं कि मैं कोई कलंकिनी नहीं हूं। मैंने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया जिसके लिए मुझे सजा दी जा सके। लेकिन मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैं एक अंधविश्वासी माता पिता के घर में पैदा हुई। मेरे माता पिता को एक ढोंगी साधु ने यह कह दिया था कि मैं उनके लिए विपत्ति हूं। बस मेरे माता पिता ने बिना सोचे समझे मुझे इस संदूक में बंद करवा दिया। यह तो अच्छा हुआ कि यह संदूक आपके हाथ लग गया, वरना वह साधु भी इसी नदी के किनारे पर कहीं आसपास ही इस संदूक का इंतजार कर रहा होगा। राजा ने कहा, तुम्हारी कहानी तो बड़ी ही विचित्र है, परंतु तुम निराश मत होना। नियति ने तुम्हें मेरी रानी बनाने के लिए भेजा है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि जब मुझे इस तरह से नदी के किनारे पर कोई लड़की मिलेगी तो वही मेरी पत्नी बनेगी और वह मेरे राज्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी। तो हे सुंदर राजकुमारी, मैं तुम्हारे सामने यह प्रार्थना करता हूं कि क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? राजकुमारी बोली, हे राजन, आप यह प्रार्थना करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इस संदूक से बाहर निकालकर आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मेरा तो रोम रोम अब आपका हो चुका है। आप तो सिर्फ आदेश कीजिए, मैं आपका हर आदेश मानने को तैयार हूं। अगर आप मुझे अपनी रानी बनाना चाहते हैं तो मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली भला कौन दूसरी होगी। आपका हर फैसला मुझे मंजूर है, परंतु इससे पहले मैं यह चाहती हूं कि उस ढोंगी साधु को भी दंड मिलना चाहिए। राजा ने कहा, हां राजकुमारी, उस ढोंगी साधु को भी दंड अवश्य मिलेगा। मैंने जंगल में शिकार करते हुए एक भालू को पकड़ा है जिसे पिंजरे में बंद रखा गया है। अब उसे पिंजरे की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तो संदूक की जरूरत है। राजा ने उस भालू को बड़े संदूक में बंद कर दिया और फिर पानी में बहा दिया। राजा राजकुमारी को साथ लेकर अपने नगर को चला गया। इधर वो जासूस
जो संदूक का पीछा कर रहा था। उसने देखा कि संदूक बहता हुआ आगे जाने लगा और बहते बहते जब वह साधु बने हुए ठग के पास पहुंचा तो ठग ने संदूक को पानी से बाहर निकाल लिया और फिर उसने साधु की नकली दाढ़ी, मूंछ भगवा वस्त्र सब कुछ नदी में बहा दिया। अब वह एक साधारण मनुष्य की भांति दिख रहा था। उसने संदूक को किसी तरह से उठाया और अपने घर की तरफ चल दिया। वह संदूक उठाए घर की तरफ चला जा रहा था। उस समय आधी रात हो चुकी थी। वह मन ही मन में सोच रहा था कि अब तो राजकुमारी मेरे कब्जे में आ गई। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने संदूक को एक कमरे में बंद किया। दूसरी तरफ वह जासूस अभी तक उसका पीछा कर रहा था। वह कमरे के अंदर तो नहीं जा सकता था, लेकिन अंजाम तो वह जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है। वह सोच रहा था कि यह ठग जिसे राजकुमारी समझकर लाया है, उस संदूक के अंदर तो एक भालू बंद है और यह भालू आज उस ठग को अच्छा सबक सिखाएगा। ऐसे ढोंगी के साथ यही होना चाहिए। इधर जब जनेश ने जल्दी से संदूक का ताला खोला तो वह भालू, जो कि काफी समय से गुस्से में संदूक के अंदर बैठा हुआ था, संदूक से बाहर आ गया। जैसे ही वह संदूक से बाहर आया तो वह ठग पर टूट पड़ा और उसे नोच नोच कर खाने लगा। ठग सोच रहा था कि राजा ने उसके साथ छल किया है, लेकिन जब उसकी सांसें टूटने लगीं तो उसे ख्याल आया कि गलती तो मेरी ही थी। जिंदगी भर मैंने लोगों के साथ धोखा किया, आज उसी की सजा मुझे मिल रही है। थोड़ी ही देर के बाद भालू ने जनेश को मार दिया और फिर दरवाजे की कुंडी खोलकर वह जंगल को चला गया। जब वह जासूस अगले दिन राजा के पास पहुंचा तो उसने अपनी आंखों से देखा हुआ सारा हाल राजा को कह सुनाया कि महाराज, वह जो महात्मा जी आपके पास आए थे वह कोई महात्मा नहीं बल्कि एक ढोंगी साधु था, जो कि राजकुमारी को पाना चाहता था, और उस ढोंगी की बात मानकर आपने राजकुमारी को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। इसके बाद उस जासूस ने सारी बातें विस्तार से महाराज को बता दी। सारी सच्चाई जानकर राजा को अपने आप पर बहुत ही क्रोध आ रहा था। साथ ही साथ वह अपने कर्मों पर शर्मिंदा भी था। कुछ दिन के बाद वह अपनी बेटी के ससुराल गया और अपनी बेटी से माफी मांगने लगा, लेकिन राजकुमारी ने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। निराश होकर राजा वापस अपने राज्य लौट आया। अब वह पश्चाताप की आग में जल रहा था और फिर धीरे धीरे वह बीमार रहने लगा। जब राजकुमारी को पता लगा कि उसके पिता पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं तो वह उनसे मिलने के लिए आ गई। वह अपने पिता से मिलने के लिए आई और उसने अपने पिता को माफ कर दिया।